लेक्चर में। क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग फॉर एसेट्स। सो बैंक लोन एंड एडवांसेस के हवाले से अगर हम बात करें, बैंक और डीएफआई शैल ऑब्जर्व द पीआर गाइडलाइंस गिवन एंड एनेक्चर बी इन द मैटर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ देयर एसेट पोर्टफोलियो एंड प्रोविजनिंग देयर अगेंस्ट। सो ये एनेक्चर मैंने आपको डिटेल में पहले पढ़ा दिया है, ताकि यहाँ पे, क्योंकि उसको पहले डिस्कस किया गया था, तो वो सारी चीज़ें आपके माइंड में होंगी जो हमने डिस्कस की हैं। उस एनेक्चर में ये लिखा था कि कौन से एसेट्स को हम प्रोविजनिंग में ले सकते हैं। उस प्रोविजनिंग में लेने के लिए अगर वो कोई मॉर्गेज प्रॉपर्टी है तो उसकी एवेल्युएशन होगी, 3 साल बाद होगी, डेस्कटॉप और फुल स्कोप होगी, उसका बेनिफिट कैसे लिया जा सकता है। ये सारा वो प्रोसेस था। इन एडिशन टू टाइम बेस्ड क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब्ड इन एनेक्चर वी, subjective evaluation of performing and non-performing credit portfolio shall be made for risk assessment। तो यहाँ पे जब भी हम प्रोविजनिंग की बात करते हैं तो ये कैलकुलेशन की बात करते हैं, तो दो किस्म की एवेल्युएशन होती है। एक होती है ऑब्जेक्टिव एवेल्युएशन और एक है सब्जेक्टिव एवेल्युएशन। वैसे ही जैसे ऑब्जेक्टिव पेपर आपका होता है कि एक सर्टेन क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपने 4 एमसीक्यूज दिए गए हैं, उसमें से किसी एक को टेक किया, सो या तो वो सही है या वो गलत है, तीसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, दिस काइंड ऑफ एवेल्युएशन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव एवेल्युएशन। के 4 ऑप्शंस हैं, 4 में से एक ठीक है। अब 100% या तो आप ठीक होंगे, 100% या तो आप गलत होंगे। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ एवेल्युएशन जिसमें एक सेट प्रोसीजर मौजूद है कि अगर ए ऑप्शन होगा तो ए का रिजल्ट ये है, बी ऑप्शन होगा तो बी का रिजल्ट ये है, सी है तो सी का रिजल्ट ये है। दिस काइंड ऑफ एवेल्युएशन इज ऑब्जेक्टिव एवेल्युएशन। एंड सेकंड एवेल्युएशन इज सब्जेक्टिव एवेल्युएशन। सब्जेक्टिव एवेल्युएशन में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बल्कि एनालिसिस है। जो भी एवेल्युएशन कर रहा है, जो भी वैल्यूएट कर रहा है, उसकी पर्सनल एवेल्युएशन है कि ये अगर लिखा गया है तो इसका मतलब ये हो सकता है, या कोई ये कहना चाह रहा है, या इसका आउटकम ये हो सकता है। ठीक है, सो जब आप अपने पर्सनल जजमेंट की बेस के ऊपर, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर, मुख्तलिफ फैक्टर्स की बेस के ऊपर उसको एवेल्युएट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव एवेल्युएशन। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव एवेल्यू, जैसे प्रोविजनिंग के ही क्या आपको एग्जांपल दे देता हूँ। प्रोविजनिंग में लेट से 100 मिलियन का लोन है, और रूल ये कहता है कि अगर इस लोन को 1 साल से ज्यादा हो गया है और ये लोन रीपे नहीं हुआ, यानी कि ओवर ड्यू हो गया, तो आपने उस लोन का 25% प्रोविजनिंग में डाल देना। ठीक है, अब ये है ऑब्जेक्टिव एवेल्युएशन कि आप वेट कर रहे हैं कि 1 साल हो गया, 1 साल नहीं हुआ तो कोई प्रोविजनिंग नहीं होगी। 1 साल हो गया है, अब रूल में लिखा गया था कि 1 साल ओवरड्यू हो गया है, आपने जो भी अमाउंट थी उसका 25% उठा के प्रोविजन में डाल देना। ये हो गया ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव एवेल्युएशन क्या है कि एक लोन जो आपने दिया था, एक फैक्ट्री को दिया था, और खुदा न खास्ता अर्थक्वेक की वजह से वो फैक्ट्री तबाह हो गई, मतलब वो सारा कोलैप्स कर गया सारा सिस्टम। अब ऑब्जेक्टिव एवेल्युएशन तो कहता है आप 1 साल वेट करें, 1 साल के बाद जब वो ओवरड्यू होगा तब आप 25% प्रोविजन डालें। जबकि सब्जेक्टिव एवेल्युएशन हमें क्या कहती है कि वो फैक्ट्री जिसको चला के लोन रिकवर होना था, जिस पर्पस के लिए लोन दिया गया था, वो फैक्ट्री ही नहीं रही अब, तो साल वेट करें या ना करें ये पैसे वापस नहीं आने। तो सब्जेक्टिव एवेल्युएशन ये कहती है कि बजाय आप साल वेट करने के इमीडिएटली उसको लॉस बुक कर लें, क्योंकि जो पैसा आपको आना था, जो फैक्ट्री चल के चीजें बननी थी, बनने के बाद उसने सेल होना था, सेल होने के बाद प्रॉफिट आना था, और प्रॉफिट में से वो लोन रीपे होना था, तो अब तो वो सारी स्टोरी नहीं है। सो सब्जेक्टिव एवेल्युएशन इज कि आप अपने एक्सपीरियंस को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, वेरिएबल्स को, मुख्तलिफ फैक्टर्स को देख के खुद डिसाइड कर लें कि अब इसका क्या हल होना चाहिए। ठीक है, सो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। इन एडिशन टू द टाइम बेस्ड क्राइटेरिया, इन एडिशन टू द ऑब्जेक्टिव एवेल्युएशन, जो सब्जेक्टिव एवेल्युएशन है वो भी कर लेनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ये साल बाद जो प्रोसेस हमने करना है आज भी करेंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि फैक्ट्री मौजूद नहीं है तो लोन तो ये श्योर हो गया कि लोन वापस नहीं आना, तो बजाय इसके कि आप 1 साल वेट करें, 1 साल वेट करने के बाद आप 25% प्रोविजन करें, फिर अगले साल फिर 25% प्रोविजन करें, बल्कि सब्जेक्टिव एवेल्यूशन क्या है कि आप एट वंस उसका लॉस बुक करें, क्योंकि वो लोन इट इज श्योर शॉर्ट क्या वो वापस नहीं आएगा। बट कहाँ पे वेयर कंसिडर्ड नेसेसरी,
any account including the performing account will be मेरी आवाज बेटा आप तक क्लियर है? Okay, then where would we? Such evaluation shall be carried out on the basis of credit worthiness of the borrower, its cash flow, operation in account, adequacy of security inclusive of its realizable value. So basically, subjective evaluation का मैंने आपको बता दिया. What is the difference between objective and subjective evaluation? Objective evaluation is आप एक certain criteria को fulfill कर रहे हैं कि एक साल हो गया तो ये होगा, 2 साल हो गया तो ये होगा. जबकि subjective evaluation क्या है? That in subjective evaluation you are judging on the basis of certain characteristics. वो characteristic क्या है कि आप कस्टमर की वर्दीनेस को देख रहे हैं, उसके अकाउंट ऑपरेशंस को देख रहे हैं, सिक्योरिटी कैसी है उसको देख रहे हैं, सिक्योरिटी कितने की बिक जाएगी उसको देख रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कैसी थी उसको देख रहे हैं, और सारा कुछ देख के आप असेस कर रहे हैं कि कितना पैसा आपको वापस मिल सकता है और कितना पैसा आपका कंफर्म डूब गया. सो दिस काइंड ऑफ evaluation इज कॉल्ड सब्जेक्टिव evaluation. सो ना सिर्फ टाइम बेस्ड या ऑब्जेक्टिव evaluation होगी, बल्कि बैंक को अगर या लेंडर को अगर लगता है कि ये लोन वापस नहीं आएगा तो उसकी सब्जेक्टिव evaluation भी की जा सकती है. देन बेनिफिट ऑफ कोलेटरल और सिक्योरिटी हेल्ड, ये जो सारी डिटेल डिस्कशन एनेक्शन में हमने की थी कि कौन सा एसेट एज अ सिक्योरिटी लिया जा सकता है, कौन सा एसेट नहीं लिया जा सकता और उसका कितना बेनिफिट लिया जा सकता है, ये यहाँ पे मौजूद है. अगर तो मॉर्टगेज रेजिडेंशियल कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है तो 75% पहले साल बेनिफिट लिया जा सकता है, 60% सेकेंड ईयर, 45% थर्ड ईयर, एंड सो ऑन. एंड आफ्टर फिफ्थ ईयर उसका कोई भी बेनिफिट नहीं लिया जा सकता. ठीक है, दैट मीन्स कि लेट से आपने 100 मिलियन का लोन दिया है और उसके अगेंस्ट जो सिक्योरिटी ली थी, लेट से वो दैट वाज 120 मिलियन. तो 120 मिलियन का 75% आप कैलकुलेट करके जो भी अमाउंट आएगी वो बेनिफिट लिया जा सकता है, यानी कि 100 मिलियन में से उसको माइनस किया जाएगा और जो बाकी अमाउंट बचेगी उसकी प्रोविजनिंग कर ली जाएगी. इसी तरह सेकेंड ईयर 60% माइनस होगा, थर्ड ईयर 45% एंड सो ऑन. यही सिचुएशन प्लांट एंड मशीनरी के साथ है. पहले साल 30%, दूसरे साल 20 एंड थर्ड ईयर 10%. और प्लेज स्टॉक में फॉर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर वो फ्लैट रेट है, दैट इज 40%. सो आफ्टर थर्ड ईयर कुछ भी बेनिफिट नहीं लिया जाएगा. उसके बाद बैंक्स में अवेल द अबव बेनिफिट of SSFSB subject to compliance with the following conditions. बेनिफिट कब लिया जाएगा? दो तीन ऑब्वियसली कंडीशंस हैं जो फॉलो करनी पड़ेगी. The first one is the additional impact on profitability arising from availing the benefit of FSB shall not be available for payment of cash dividend. कि अगर FSB लेने के बाद, फॉर सेल वैल्यू लेने के बाद कोई एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है, दैट एडिशनल बेनिफिट क्या है कि जी आपको आपने लेट से कि लोन बुक कर दिया था, लोन को डिफॉल्ट बुक कर दिया था, प्रोविजनिंग कर रहे थे और आपने हर साल प्रोविजनिंग की. प्रोविजनिंग करने के बाद प्रोविजनिंग करने का मतलब है कि उस लोन की एक सर्टेन परसेंटेज आपने अलहदा रखी थी कि अगर ये लोन डिफॉल्ट करेगा तो हम इस प्रोविजन अकाउंट से अपना लोन जो है वो या जो लॉस है वो एडजस्ट कर लेंगे. वो प्रोविजन क्रिएट करते करते तीसरे चौथे साल कस्टमर ने पैसा रीपे कर दिया या कस्टमर ने रीपेमेंट स्टार्ट कर दी, तो इससे होने वाला फायदा कि एक साइड पे आपका लोन वापस आना शुरू हो गया, दूसरी साइड पे आपने प्रोविजन भी क्रिएट की हुई है. सो वो प्रोविजन जो आपने क्रिएट की थी उससे आप कोई डिविडेंड या बोनस नहीं दे सकते. ठीक है. सो जब तक कि वो लोन पूरा रिकवर नहीं हो सकता है कस्टमर ने अभी लोन रिपेमेंट करना शुरू तो कर दी है लेकिन एक साल करे और उसके बाद फिर डिफॉल्ट कर जाए. सो जब तक कि वो लोन एडजस्ट नहीं हो जाता तब तक कोई ऐसा बेनिफिट कि आपको प्रोविजन क्रिएट करने से या FSB फॉर सेल वैल्यू जो भी आपने उसकी कैलकुलेट करके उसके ऊपर जो भी आप प्रोविजन कर रहे थे उस प्रोविजनिंग
से आप कोई भी स्टॉक, डिविडेंड या बोनस या किसी एम्प्लॉय को कोई फायदा नहीं दे सकते। Heads of credit of respective banks or DFI shall ensure that FS be used for taking benefit of the provisioning retirement accurately. So obviously FSV अगर ठीक से कैलकुलेट नहीं होगी तो बैंक रिस्क में रहेगा। नाउ फॉर सेल वैल्यू, अगर एक प्रॉपर्टी की लेट से 10 मिलियन उसकी मार्केट प्राइस है और फॉर सेल वैल्यू 8 मिलियन है, अगर उसकी फॉर सेल वैल्यू 8 मिलियन की बजाय 12 मिलियन लिख दी जाए तो वो सारी कैलकुलेशन ही गलत हो जाएगी, क्योंकि जब वो लोन डिफॉल्ट करेगा तो बुक्स में वो 12 मिलियन का बिकेगा, जबकि मार्केट में आप बेचने जाएंगे तो वो 8 मिलियन का बिकेगा। सो वो जो 4 मिलियन की, क्योंकि प्रोविजन ही नहीं हुई होगी, 4 मिलियन का कहीं पे रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं होगा, तो इवेंचुअली बैंक को वो लॉस बेयर करना पड़ेगा। सो इसलिए जो भी रिस्पेक्टिव हेड है क्रेडिट डिपार्टमेंट का, दे विल इंश्योर कि जो भी अवेल्युएशन कर रहे हैं उसकी तरफ से अवेल्युएशन ठीक की जाए। Borrower wise detail of all such cases where bank have availed the benefit of FSV shall be maintained। अब बहुत सारे कस्टमर्स क्योंकि बैंक के पास मौजूद होते हैं, बहुत सारे लोन डिफॉल्ट हो सकते हैं, बहुत सारे लोन्स की प्रोविजनिंग हो सकती है। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही अकाउंट हो और उसमें सारी प्रोविजनिंग को आप ऐड करते जाएं, बल्कि हर कस्टमर की प्रोविजनिंग की जो कैलकुलेशन है, इट शुड बी केप्ट ऑन इंडिविजुअल बेसिस, सो दैट के बैंक या सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जब भी ऑडिट करने आए या जब भी ये नोटिस करना पड़े कि कौन सा कस्टमर कितना डिफॉल्ट कर चुका है और उसके अगेंस्ट कितनी प्रोविजन है, उसकी कैलकुलेशन बैंक के पास मौजूद होनी चाहिए। Any misuse of FSV benefit detected during regular inspection of SPP shall attract punitive action। ये भी ऑलरेडी डिस्कस किया कि जब भी आप उसकी बेनिफिट ले रहे हैं एफएसपी का, जब भी प्रोविजनिंग करते हुए एफएसपी को आप माइनस कर रहे हैं और इसमें कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी शामिल है, वो फ्रॉडुलेंट क्या हो सकती है? एफएसपी को बढ़ा के लिखा गया, प्रोविजनिंग ठीक क्रिएट नहीं की जा रही, वैल्यूएशन ठीक नहीं की जा रही। So, अगर स्टेट बैंक के ऑडिट में ऐसी कोई चीज आइडेंटिफाई हो गई तो स्टेट बैंक इस पे पेनल एक्शन, प्यूनिटिव एक्शन ले सकता है और एवेल्युएटर के साथ साथ बैंक को भी उसके जो भी आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो बेयर करना पड़ेंगे। ठीक है जी, दैट्स इट फॉर टुडे। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।